हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब हम वन शॉट की सीरीज की हेल्प से जो सिलेबस हमने खत्म किया है क्लास 12th फिजिक्स का, उसके अंदर हम अब चला रहे हैं रैपिड रिवीजन बैच, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो कंप्लीट कर लिए हैं। उनके सोल्ड एग्जाम्पल की डिमांड आ रही थी, तो सोल्ड एग्जाम्पल आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के सोल्ड एग्जाम्पल करेंगे। और देखिए, हमारा टारगेट है आपका फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 लेके आना। वो कैसे ले सकते हैं आप? अगर आपने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो आपके 101% जो है 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। ये भाई कंफर्म्ड है, ठीक है। बट ये कैसे आएंगे, मतलब कैसे आप ये चीजें अचीव कर सकते हो इजिली इतने कम टाइम में? अभी अगर देखा जाए तो 3 साढ़े 3 महीने पड़े हैं। अगर टाइम पे पेपर होते हैं तो बीच में प्रैक्टिकल है, सब कुछ है भाई, वाइवा होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो 3 साढ़े 3 महीने आपके रहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए तो ये एक बैच है रैपिड रिवीजन बैच। इसमें आप कैसे कर सकते हो भाई? देखिए, अगर आपको सिलेबस पूरा करना है तो आप मेरे वन शॉट देखिए, चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 14 सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने बनाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको करवा रहा हूँ एनसीईआरटी हर एक चैप्टर की, चाहे वो आपका एक्सरसाइज का हो, चाहे वो आपका सोल्ड एग्जाम्पल हो, हर एक चीज करवा रहा हूँ मैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अभी कुछ आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, केस स्टडी के लिए प्लान किया जा रहा है, तो वो जल्दी ही मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो जिसने वन शॉट सीरीज नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी एक प्रॉपर टाइमिंग पे, सिर्फ ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ आपके प्यार एंड सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को, ठीक है। कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही है। तो भाई एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज हम करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के सोल्ड एग्जांपल। वन बाय वन सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, डोंट वरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? कि आप एक मेटल स्फीयर है, ये एक मेटल स्फीयर है, इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं विदाउट टचिंग? तो देखिए, अगर आपने वन शॉट देखे हैं तो विदाउट टचिंग जो है, विदाउट टचिंग वो हमने किस में की थी? वो हमने इंडक्शन मेथड में की थी। किस में की थी? इंडक्शन मेथड में की थी, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड से हम इसको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो बात करते हैं। कि जैसे आपने ये एक स्फीयर लिया, ठीक है, जैसे आपने ये एक स्फीयर लिया जो कि है अनचार्ज। कैसा है ये? अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है ये आपके पास। तो इसको अब करना है चार्ज बिना छुए। कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर ये एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है और उसके पास मैं एक नेगेटिवली चार्ज कोई बॉडी ले आऊं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? अनचार्ज का मतलब क्या होता है कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए अनचार्ज बोले जाते हैं। तो यहाँ पे इनएक्चुअल होगा क्या? इनएक्चुअल यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही आप नेगेटिव लेके आओगे तो इस बॉडी में जितने पॉजिटिव पड़े होंगे वो एक साइड एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एक साइड आ जाएंगे इस तरह से, और जो नेगेटिव होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या ये कंडीशन पूरी हो गई है? क्या ये सही में चार्ज हो गया? नहीं, पहले भी पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ पड़े हुए थे, बट अब सिर्फ हमने सेपरेट कर लिया, ये फर्क हुआ है। तो इसको हम सिंगल चार्ज जब बॉडी पे होता है तो उसको चार्जिंग बोली जाती है, मतलब वो चार्ज बोला जाता है। कैसे? देखिए, हम इसको बॉडी को क्या कर देंगे? ग्राउंड कर देंगे, मतलब इसको अर्थ कर देंगे, अर्थिंग दे देंगे इसको, इस तरह से। तो इससे क्या होगा? ये सारा नेगेटिव गया भाई यहाँ पे अर्थ में। तो यहाँ पे क्या बचा? आपके पास बचा कि ये बॉडी है जिसपे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। और ये बॉडी जिसपे क्या है? पॉजिटिव चार्ज बच गया अब, क्योंकि नेगेटिव तो चला गया कहाँ पे? अर्थ में, और ये साथ में है ग्राउंड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? इस ग्राउंड को हटा देते हैं, इस ग्राउंड को हटा देते हैं, हटा दिया। इससे आपके पास अब क्या शेप मिलती है? इससे आपके पास अब क्या शेप आएगी? आपके पास आएगी कि ये रहा आपके पास वही मेटेलिक नेगेटिव वाला, और ये रहा हमारा स्फीयर जिसपे है पॉजिटिव, ये इस तरह से। ये यहाँ पे क्यों है अभी? क्योंकि ये इसने अट्रैक्ट कर रखे हैं। इसको हटाओ तो ये आपके पास जो पॉजिटिव हैं वो सारे यहाँ पे ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बॉडी चार्ज। तो आपने क्या किया? बिना छुए क्या किया भाई? हाउ कैन यू
चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है, और विदाउट टचिंग हमने इसको कर दिया है, ये विदाउट टचिंग तो है, ठीक है। तो आई थिंक सभी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जितने बच्चों को अगर प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन का जो फॉन्ट है वो सही से नहीं दिख रहा, तो भाई आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, मैंने तो सामने रखी हुई है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर फॉन्ट सही से नहीं दिख रहे तो अपनी एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। तो सभी के पास एनसीईआरटी तो देखो मस्ट है, होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर 10⁹ इलेक्ट्रॉन ये क्या है, मूव कर रहे हैं एवरी सेकंड, मतलब एक सेकंड में जा रहे हैं ये, ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज, कितना टोटल चार्ज हो सकता है, 1 कूलम, ठीक है, क्योंकि 1c लिखा हो तो 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है। तो कैसे करेंगे टाइम, अगर आपको निकालना है तो आप करंट का फॉर्मूला ध्यान में रखिए, कैसे निकालते हैं हम, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। वट इज क्यू, क्यू को कैसे लिख सकते हैं, एन ई से लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये होगा I इज इक्वल टू एन बाहर डी, सॉरी इसको ऐसे लिखो डी बाई डी टी और क्यू की जगह एन ई, तो ये कैसे बन जाएगा, I इज इक्वल टू क्या, ई तो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये डी एन बाय डी टी हो गया, ठीक है। तो मतलब यहां से आपके पास जो आई मिला है वो क्या मिला है, आई इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास, आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और डी एन बाई डी टी मतलब ये नंबर्स निकल रहे हैं एवरी सेकंड, तो एवरी सेकंड वो कितने निकल रहे हैं हर एक सेकंड में 10⁻9, तो कितना बन गया आपके पास, आई आ गया आपके पास कितना 1.6 10⁻19 प्लस 9, तो यहाँ पे आपके पास -10 आ गया क्या, आई, ठीक है, ये क्या आ गया, आई आ गया आपके पास, सिंपल है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है क्या भैया, टाइम निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकाल सकते हो आप, देखिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय टी होता है, तो टी निकालेंगे तो क्यू बाय आई होगा, क्लियर है। चलिए और तो टी इज इक्वल टू क्यू, क्यू की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू कितना बोला इन्होंने, 1 कूलम ऑफ चार्ज बोला है, तो इसको लिखेंगे हम 1 कूलम ऑफ चार्ज, नीचे आई इज 1.6 10⁻, यहाँ पे कितना है -10, तो -10 हो गया, ठीक है, -10 हो गया। तो ये हुआ अभी तक भाई टाइम। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है इसके बाद, इसके बाद आपके पास ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 प्लस का 9 जी, और ये आएगा सेकंड, ठीक है। तो ये आया टाइम। अगर ईयर में पूछेंगे तो भाई ईयर में तो सिंपली आप बना ही सकते हो इसको, कैसे कि 365 दिन होते हैं, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड, ठीक है। तो इससे आपके पास आ जाएंगे ईयर्स, और ईयर्स आएंगे 198 ईयर्स, ठीक है। कैलकुलेशन देखो आपको करनी है, मैं अगर हर एक पॉइंट 2 इंटू 2 2 इंटू 4 करके ये बताता रहूंगा तो वो चलेगा नहीं ना, ऐसे टाइमिंग भी सूट नहीं करेगी, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमें क्या करना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है बट फास्ट वे में पढ़ना है, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेते हैं एक बार जी, 198 ईयर अप्रोक्सीमेट 200 ईयर जो है आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो सेकंड एग्जाम्पल आपका हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में मूव करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर है, एक कप ऑफ वाटर है, उसके अंदर सॉरी ये कप है और इसके अंदर आपके पास ये भाई वाटर है इसके अंदर, ठीक है। क्या है इसके अंदर, ये वाटर है, ठीक है भैया। तो अब ये वाटर पीना नहीं है, बताना है कि इसके अंदर कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये कैसे बताएंगे, देखिए जो मोलर मास होता है वाटर का, पहले उसकी बात करते हैं। जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ वाटर, वो कितना होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं,
6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल से। यही क्लियर होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके अंदर, इस कप के अंदर 250 ग्राम वाटर, कितना ग्राम वाटर है, 250 ग्राम, ठीक है, ये मान लिया। अकॉर्डिंग टू योर बुक चलते हैं, एनसीईआरटी में ही माना हुआ तो हम भी यही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। तो 250 ग्राम में कितना होगा भैया, 250 ग्राम में तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 इंटू 250 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं आपको बता दूं भाई, वाटर जो होता है, वाटर, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वो बराबर होते हैं, मतलब 10 होते हैं, 10 इस पे 10 उस पे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, इस तरह से आप, या मेरी केमिस्ट्री थोड़ी ढीली हुई तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, मतलब n निकालने के लिए आपको ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18 ग्राम 250 इंटू 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव है, तो आपसे दोनों चीज वो पूछ रहा है, तो एक बार 10 मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों के लिए काम करेगा, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी, ठीक है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। तो ये आपके पास n आ गया, n आ गया भाई, ठीक है। अब वो चार्ज पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, चार्ज। तो चार्ज कैसे निकलते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q n, ये सारा पोर्शन n है भैया। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो भैया आपके पास वैल्यू आएगी, मैं एक बार बता देता हूं आपको। जो वैल्यू बनेगी आपके पास, या तो आप डायरेक्ट कर दो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, आप एक बार डायरेक्ट कर दो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये यहाँ पे इसको पुट कर रहे हैं यहीं पे, तो ये बनेगा 6.023 इंटू 10⁻23 250 इंटू 10 अपॉन 18 और इसके साथ e मल्टीप्लाई करना, तो e कितना होगा 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा q। तो q को आप कैलकुलेट करना भाई, कैलकुलेट तो आप कर सकते हो। आंसर बता देता हूं, आंसर मैच कर लेना। आंसर इज 1.34, आंसर इज 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो आपके पास ये आ गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आ गए भाई आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आई थिंक सबको अभी तक जितने एग्जांपल मैंने करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट मूव करें, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मतलब चौथा क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर का, सॉल्व एग्जांपल हम कर रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कहता है ये आपको, ये कहता है कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं पहले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके बीच में ये 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। और आगे क्या बोला है, न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन, मतलब एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हमने लिखना है फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। तो चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉइंट मासेस क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकता है ये सॉरी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की तरह। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और एक माइनस इलेक्ट्रॉन अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपके पास पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन और ये रहा माइनस का, तो इनके बीच का डिस्टेंस r, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं भैया इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वेट करिए, इरेजर देख लेते हैं कहाँ है। तो देखिए भाई, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। देखिए एफ ई को अब कैसे लिखेंगे, तो ये बन गया -e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो आपके पास ये एफ ई लिख दिया हमने अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हमने ये लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है, न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन भी लिख देते हैं, वो क्या होती है, कैपिटल जी। एक क्या माना हमने, प्रोटॉन, और एक माना हमने इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या आता था, डिस्टेंस आता था, क्या आता था, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वो कितना है
आई थिंक आपको दिख रहा है वो कितना है, आर लिया हुआ हमने, तो आर स्क्वायर है, ये रहा। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग देयर रेशियो, डिटरमाइनिंग देयर रेशियो। तो मतलब पहले पहला पार्ट ये बोल रहा है ए पार्ट में कि इन दोनों का रेशियो निकालना, तो एफ ई बाई एफ जी करना आपने। ठीक है, और आगे क्या कंडीशन दे रहा है, फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए आपने निकालना, तो वही हमने लिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ऐसे ही तो रखते हैं इनको। तो ये क्या होगा भाई आपके पास, क्या होगा यहाँ पे आपके पास, देखो ये जो 1/4π इसको के ही लिख लेते हैं, तो ये हुआ माइनस के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इन मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको लिखना चाहते हो मैग्नीट्यूड में, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आपके पास ये प्लस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट हो गया कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए हमने ये चीज को निकाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये बोल रहा है फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो क्या फर्क आएगा इसमें, अब ऐसा क्या फर्क आएगा भाई, कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ फर्क क्या आएगा, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट में ये क्या बोलेगा, देखो वो 2 प्रोटॉन के लिए बोल रहा है, तो मतलब जो हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले रहे हैं उसमें दोनों ही प्रोटॉन बोल रहा है वो, बस तो इसको भी प्रोटॉन बोलो। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए के ई इन मैग्नीट्यूड के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम पी। ठीक है, सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे ये कैलकुलेट करना है। आई थिंक सबको क्लियर, के की वैल्यू रख देना, ई की वैल्यू रख देना, जी की वैल्यू रख देना, मास ऑफ प्रोटॉन रख देना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना ऊपर वाले में, तो आपकी रेशियो आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इजी है। चलिए नीचे वाले में दोनों दो बार आपका एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन आपको रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। जो 1 एंगस्ट्रॉम है उसका मतलब है 10 - 10 मीटर दिया भी होगा, और मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये दी हुई है। तो वो आपसे अभी देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वो आपसे अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर देता हूं इसको। चलिए इसको कर देते हैं पहले रब, क्योंकि अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन करते हैं और थोड़ा अच्छे ढंग से कर लेंगे, तो इसलिए रब ही कर देते हैं इसको। और भाई जितने बच्चे हमारी वन शॉट सीरीज को देख रहे हैं तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो फटाफट। चलिए ये हो गया सारा रब, तो एक पार्ट हमने कर लिया है, डिटरमाइन द रेशियो कर लिया, वो मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए अब ये बोल रहा है बी पार्ट आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भैया, एक्सेलरेशन किस किस के बीच में बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये बोल रहा है आपके पास। ठीक है, तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई एम ए, ये भी तो होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है। एक्सेलरेशन बोला तो मास की फॉर्म में लिख लिया ना, एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिख लिया, और एफ को क्यू ई भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो इस क्यू को हम इलेक्ट्रॉन लिख दें, मतलब चार्ज ही लिख दे जो वैल्यू होती है, और ये एम। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखना चाहते हो एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन लिखते हैं सिंपली। यहां से एक्सेलरेशन हमने लिखा, क्या बनेगा, ई कैपिटल ई बाय एम हो गया। तो अगर आपको यहां से एक्सेलरेशन बनाना है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आप ए ई माइनस ई लिख दो, कैपिटल ई लिख दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, तो भैया आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये चीज यहाँ पे चेक करते हैं कि गिवन है, कि ये चीज यहाँ पे गिवन है या नहीं है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन, एक मिनट भाई हिंट लेने दो थोड़ा सा। सॉरी 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 सॉरी, इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मत लिखो, सॉरी फॉर दैट भाई, मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ले गया था, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मत लिखो, आप इस तरह से लिखो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, सॉरी।
भाई आदमी ही गलतियों का पुतला होता है, तो सॉरी फॉर दैट। देखिए करना क्या है, हम यहाँ पे फोर्स लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स। फोर्स अभी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे कुछ। तो अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, तो माइनस ई स्क्वायर हमारे पास था, यहाँ पे था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था आर स्क्वायर, ये है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो कैसे लिखेंगे, एम नीचे चला जाएगा तो इसको लिखेंगे माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा भाई, तो मतलब आपको ए ई लिखना है, वो क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम ई। तो भाई सारी वैल्यूज आपके पास है, आई थिंक सारी वैल्यू। ई की वैल्यू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। नीचे आ जाओ, क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 होती है। आर कितना दिया इनके बीच में, ये रहा 10 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 को 2 बार लिखना है, आर स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ये रहा आपके पास, ये रहा, तो 9.11 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। तो भाई एक्सेलरेशन काउंट कर लोगे, इजिली हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन की अगर वो बात करें, तो प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे, तो सारी चीज सेम है। ठीक है, सारी चीज सेम है, सिर्फ नीचे क्या आ जाएगा कि जो आप ये 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 स्क्वायर कर रहे हो, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 कर रहे हो, अपॉन 10 माइनस 10 स्क्वायर कर रहे हो, और ये जो 9.11 है ये कौन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट हमें किसका निकालना है, अब प्रोटॉन का निकालना है। किसका निकालना है, प्रोटॉन का निकालना है। तो प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना है 1.67 10 इंटू माइनस 27। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, और यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो भाई इतना जो है मैं आपको आगे तक नहीं कराऊंगा कि इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आंसर बता देता हूं मैं आपको क्या आएंगे भाई, वेट करिए। प्रोटॉन वाला जो आंसर आएगा, मतलब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 1.44 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से, सॉरी ये तो ज्यादा ही, हाँ, तो जो इसका है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है वो आपके पास आ जाएगा भाई, इसका वो आपके पास आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा आपके पास 2.5 इंटू 10 माइनस, सॉरी 22 आएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई थिंक सभी चीजें आपको क्लियर है, आई थिंक। चलिए, तो 1 से लेके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सोल्ड एग्जांपल के। अब चलते हैं 5वें पर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है आपको, ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए, एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर है सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड, जिसको एक नाइलॉन थ्रेड से सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। जैसे कि ये नाइलॉन थ्रेड और ये आपके पास एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका नाम है ए। ठीक है, अब अनदर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए, कि ये रहा आपके पास बी। अब इन दोनों को, इसको पकड़ रखा है, किसी हैंडल की हेल्प से पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं इन दोनों को हम ब्रॉट क्लोज टू ए, मतलब इन दोनों को बिल्कुल पास लाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए थे तो इनको पास लाया जाता है। आगे ये क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आगे, स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। पहले ए को सी से कनेक्ट किया जाता है और बी को डी से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्लोजर टू ए टू, और फिर उसके बाद ए और बी को पास पास में लिया जाता है। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी घट जाता है, वो अब कितना बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है जी, फिगर इन्होंने शोन की थी, ओ सॉरी मैं क्वेश्चन में डालना भूल गया अभी फिगर को। ठीक है, मैं बना देता हूँ थोड़ी देर के। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब लॉ, स्फीयर्स ए एंड सी and spheres B and D have identical sizes. Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their center.
व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि जो ए है और बी है उनके बीच का जो रिपल्शन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो डायग्राम मैं बना देता हूं क्योंकि डायग्राम में स्लाइड में डालना भूल गया था अभी। डायग्राम में इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि ये आपका जो ए है इस पे चार्ज दिया हुआ है, इस तरह से शो किया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिखाए हुए हैं और इस पे दिखाए हुए हैं 2 पॉइंट्स, सिर्फ इस तरह से बस। ठीक है, अब क्लियर करते हैं इसको कैसे करना है। वेट करिए, पेन कहाँ गुम हो गया हमारा। देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि ए को हम कांटेक्ट में लाते हैं किसके साथ, सी के साथ। तो ये ए है जिसके ऊपर ये 2 और 2 4 चार्ज दिखा रखे हैं, तो हम इसको सी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं। ये सी है जो कि कैसा है, अनचार्ज्ड है भाई, कैसा है, अनचार्ज्ड है। इसी तरह से दूसरा है बी जिसपे 2 चार्ज ये शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, तो इसको कांटेक्ट में लाते हैं किसके साथ, डी के साथ। इसको बी के साथ लाए, इसको डी के साथ लाए, ये दोनों कैसे हैं, अनचार्ज्ड हैं, दोनों कैसे हैं, अनचार्ज्ड। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जब हम टचिंग में लाते हैं तो जब एक बॉडी अनचार्ज और एक चार्ज हो तो चार्ज का बराबर फ्लो हो जाता है। मतलब अगर यहाँ 4 हैं तो 2 उस पे चले गए, 2 इस पे चले गए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब तो यहां से ये 2 चले जाएंगे इस पे। ठीक है, तो ए पे कितने रह गए, ए पे रह गए 2 प्लस और प्लस। ठीक है, इसी तरह से ये रहा बी, तो यहाँ पे क्या है, पहले 2 थे तो 1 रह गया क्योंकि बराबर डिवाइड होगा। इसके केस में यहाँ पे हम पहले इस पे क्या लिखते हैं, एक फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। मान लो यहाँ पे जो ये 4 चार्ज दे रखे हैं इसको लिखते हैं हम क्यू, यहाँ पे जो 2 प्लस के शो हो रहे हैं उसको क्यू डैश लिख देते हैं। तो फोर्स कैसे लिखेंगे, फोर्स लिखी जाएगी के क्यू क्यू, तो क्यू क्यू डैश अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस जिसको हम आर स्क्वायर लिख रहे हैं, आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये चार्ज को क्या बोल रहे हैं कि जो Q चार्ज है वो बन गया कितना, Q/2 एंड जो Q डैश है वो बन गया Q-/2। ऐसा हो गया ना। अब फोर्स बोलते हैं कि नई फोर्स क्या हो, कैसे लिखेंगे, K Q/2 Q-/2, नीचे क्या है R, R भी तो हाफ हो गया ना, देखो 10 से 5 हो गया है, R भी तो हाफ हो गया है, 10 से 5 हो गया, तो मतलब R/2, नीचे क्या आएगा R का स्क्वायर, जो 2 था वो 4 होके ऊपर चला गया, तो 4 कट हो गया इनसे, तो आपके पास बचा क्या, F डैश K Q डैश बाय R स्क्वायर। तो भाई यहाँ तो कोई इतना फर्क पड़ ही नहीं रहा, इतना क्या बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा, तो मतलब जो इनकी रिपल्शन है वो सेम रहेगी, रिमेन्स सेम। तो रिपल्शन यहाँ पे सेम है भाई। ठीक है, तो ये थे आपके अभी तक के 1 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, किसी को अगर डायग्राम साफ नहीं दिख रहा अपनी बुक ओपन कर सकता है और उसमें 1.6 एग्जांपल को ओपन कर लो भैया। क्या डायग्राम दिया हुआ है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है, ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी, सब पे बराबर चार्ज रखा हुआ है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू, यहाँ सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू। ठीक है, और उस पे पॉजिटिव चार्ज है और इन सब पे भी पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि सेम चार्ज बोल रहा है विद द सेम साइन, ब्रैकेट में लिखा हुआ। ठीक है, अब प्लेस करा है सेंट्रोइड पर, तो वो बोल रहा है कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 इक्वल टू Q वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन A चार्ज Q, कि इस चार्ज पे कितनी फोर्स है। देखो मैं यहाँ पे जो फोर्स लिख रहा हूं, पहले हम लिखेंगे फोर्स ड्यू टू A की वजह से फोर्स लग रही है Q पे, ऐसे लिख रहा हूं मैं, A की वजह से फोर्स लग रही है Q पे, जिसको हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम लिख रहे हैं F1 वेक्टर, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और B की वजह से जो फोर्स लग रही है वो जा रही है किसके ऊपर, Q के ऊपर, वो कितनी है, F2 वेक्टर। और जो C है उस पे C की वजह से जो फोर्स लग रही है Q पे वो है F3 वेक्टर। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ये चार्ज कैसे हैं, Q Q और Q है, सभी पॉइंट्स पे Q Q है, तो हम इनकी फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, हमको लिख सकते हैं K Q Q बाय R, R चाहिए बस हमें R चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला यहां से यहां तक का चाहिए और यहां से यहां तक का चाहिए, इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 30 का होगा, ये एंगल कितना होगा, 30 का होगा क्योंकि 60 के होते हैं ना,
ठीक है। तो हम इसको यूज करके मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल यूज करता हूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल यूज करता हूं, ट्रायंगल ए डी सी, ये यूज कर लिया मैंने, या आप ए डी बी यूज कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और यहां से मैं पहले ये ए डी निकाल लेता हूं, जिसको मैंने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो वो कैसे निकलेगा, देखो जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस है, तो बेस यहाँ पे कौन है, एडी, एडी इज बेस, एडी इज बेस एंड एसी इज हाइपोटेनस, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं बेस के लिए भी, तो cos थीटा बेस, बेस इज एडी अपॉन हाइपोटेनस इज एसी, तो यहां से आप एडी निकाल लोगे जो कि क्या होगा, एसी cos थीटा। तो एडी कितना हुआ, एडी ये यहां से लेके यहां तक, ये कितना हुआ, एसी, एसी इज एल एंड cos 30, cos 30, तो cos 30 कितना होता है भाई, cos 30 कितना होता है, ये आपको बताना है, cos 30 कितना होता है, ठीक है। ये आएगा आपके पास AD इज इक्वल टू L एंड cos 30 इज √3/2, √3/2 आई थिंक, चेक करने दीजिए, यहाँ से होता है भैया 0, ठीक है, √3/2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो AD आ गया आपके पास, L इज √3/2, बट AD नहीं चाहिए हमें, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, A से D तक का डिस्टेंस चाहिए, तो जो भाई ए से ओ तक का, सॉरी, ए से ओ तक का, तो भाई जो ए होगा, जो सेंट्रोइड होता है, जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होगा, वो 2/3 होगा, किसका, एडी का, ये तो सिंपल है, ये तो हमने पढ़ा है पहले छोटी क्लासेस में। तो ए ओ इज इक्वल टू 2/3 इंटू एडी, एडी इज √3/2 एल, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया √3/3 एल, ए ओ, ये आ गया अभी हमारे पास। इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि ये डिस्टेंस सही आया हमारे पास या नहीं आया, सिर्फ इसको चेक कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में ज्यादा कुछ ऐसा देखने को हमें नहीं मिले। ठीक है, ये इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं सर इसे, ए ओ को कैसे लिख सकते हैं, √3/3 है, तो इसको √3 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ऊपर 3, नीचे आएगा 3 √3, क्योंकि √3 हो गया, ये 3 और √3 कट गया, तो 1/√3 एल हो गया, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारा ए ओ, हमें मिल गया, ए ओ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए ओ इज इक्वल टू 1/√3 एल। तो भैया जितना ए ओ है उतना ही बी ओ तो है, और उतना ही कौन है, उतना ही सी ओ है, तो हमें सारे डिस्टेंस एक ही बार में मिल गए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें फोर्सेस निकालनी है जो हमने ये लिखी थी, तो इन फोर्सेस को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें निकालनी है F1 फोर्स, F1 फोर्स तो कैसे लिखेंगे, F1 वेक्टर, या बिना वेक्टर के लिख लो, वो ज्यादा अभी के लिए सही रहेगा। F कैसे लिखेंगे, K Q पे जा रही है, ठीक है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज 1/√3, तो 1/√3, √3 गया ऊपर, तो कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 3, साथ में क्या है L, तो नीचे आ गया L का स्क्वायर, तो ये क्या बना आपके पास, ये बना 3K Q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, ये आ गया आपके पास F1, कितनी आई, F1 आई, ठीक है। यहां तक एक बार नोट कर लो जल्दी से, फटाफट सभी बच्चे नोट कर लीजिए फटाफट, इसको बाकी को रब कर देते हैं। देखिए तो इस चीज को देखिए, अब आपको क्या करना है, अब जैसे ही आपने ये फोर्स निकाल ली, देखो मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊंगा, इन शॉर्ट में बिल्कुल बहुत आसानी से समझा दूंगा। या तो आप क्या करिए, या तो आप ये करिए कि हर एक फोर्सेस को लिख दीजिए, हर एक फोर्सेस को लिख दीजिए, एक मिनट रुकिए, चलो मैं आपको सारा डायरेक्ट मेथड ही करवा देता हूं। देखिए अगर हमें लिखना है अब F2, तो F2 कैसे लिखेंगे, वही है क्या, सेम आएगा, देखो ये Q है, ये कैपिटल Q है यहाँ पे जो सेंटर पे रखा है O प्लेस पे, तो भाई और डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम फॉर्मूला आएगा यही वाला, तो मतलब F2 भी आपके पास क्या आया, 3KQQ बाय L स्क्वायर, ठीक है। F3 अगर हम लिखेंगे जो कि ये रहा, ये कैसे आएगा, ये भी आएगा 3KQQ बाय L स्क्वायर। तो अब एक चीज देखो, F2 और F3 ऐसे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो
हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि क्या होगा, ऐसे होगा कि F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3, ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा, जब आप F2 की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में पुट कर दोगे, F3 की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में पुट कर दोगे, और यहाँ पे जो cos आएगा cos थीटा, ठीक है, उसकी वैल्यू जब पुट कर दोगे, ठीक है, तो वो कितनी होगी, cos जो थीटा लिखेंगे हम, उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, सोचिए एक बार। ठीक है, तो जब आप उसको पुट करोगे तो वहां पे जो आएगा आपके पास, मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे 1/2 आएगा, और 1/2 से अंदाजा लगा लेना कि कितना होगा, 1/2 से अंदाजा लगा लेना कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, F2 का स्क्वायर प्लस F3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो चीज आएगी, ये जो चीज आएगी, ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास, ये सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा F2 प्लस F3। जब आप इसको लिखोगे, F2 F3 को लिखोगे, तो आपके पास इन द एंड रिजल्ट बचेगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये रिजल्ट बचेगा भैया आपके पास 3KQ बाय L स्क्वायर। अब एक चीज देखो कि रिजल्टेंट मिल गया आपको, F3 एंड F2 का रिजल्टेंट मिल गया इस साइड मिला भाई, इस साइड, और F1 उधर जा रहा है नीचे, तो F1 की वैल्यू क्या है, ये रही, क्या ये और ये सेम नहीं है वैल्यू, बट डायरेक्शन क्या है, एक इधर एक इधर, तो भाई इसका मतलब कि जो नेट फोर्स हुई आपके पास F1 प्लस F2 प्लस F3 वो कितनी हुई, 0 हुई। क्यों हुई, क्योंकि ये वैल्यू जो रिजल्टेंट आई है किसका, F2 एंड F3 का, वो सेम है एज इट इज इसके, तो इन दोनों की डायरेक्शन एक इधर है, तो इसका मतलब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो मिलेगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं भैया आपका क्वेश्चन नंबर 1.7। 1.7 को कैसे करना, देखिए यहाँ पे फिर से आपको डायग्राम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंसीडर द 3 चार्जेस Q एंड -Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक Q यहाँ पे रखा हुआ है, एक Q प्लस का यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, कि इसकी वजह से इस पे फोर्स कितनी है, या इसकी वजह से इस पे कितनी है, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, एक दूसरे पे आपको फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो वो कितनी है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, ये आपको निकालनी है। हालांकि यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन है, सब कुछ आपको गिवन है, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करना आपको, यहाँ पे हमने एक फोर्स की डायरेक्शन बनाई है, यहां से लेके ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, तो इसकी ये फोर्स और इसकी ये फोर्स, क्या आपको ये नहीं लग रही कि ये F31 जो फोर्स लग रही है, कि थर्ड वाले पे जो फोर्स लग रही है, जो फर्स्ट वाला लगा रहा है, वो एक दूसरे के किसके इक्वल है, F13 के, बट ये दोनों अपोजिट है। डायग्राम से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डायग्राम से देखा। ठीक है, अब 1 वाला फोर्स लगा रहा है 2 वाले पे, तो कैसे लगा रहा है, ये प्लस का है तो ये प्लस का है, तो मतलब सेकंड वाले पे फोर्स लग रही है, फर्स्ट वाला लगा रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले पे फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे ऐसे फोर्स लगा रहा है और सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये माइनस हुआ या नहीं हुआ, सिंपल है। चलिए अब इसके बाद यहां की बात करते हैं, यहाँ की कि जो Q2 चार्ज है मतलब जो 2 वाला चार्ज है, ठीक है, वो थर्ड वाले पे फोर्स लगा रहा है, तो थर्ड वाले फोर्स लगा रहा है सेकंड वाला, तो कैसे लगा रहा है, ये देखिए इनके बीच का यहाँ का डिस्टेंस सेम है, इनकी स्ट्रेंथ सेम है, Q सिर्फ चार्ज जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव शो कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन शो कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स तो बराबर ही है ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, चार्जेस की स्ट्रेंथ सेम है, K कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो F32 जो है वो F23 के इक्वल है, बट वो माइनस के साथ है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, F31 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर 0, F21 प्लस F12 वेक्टर 0, F32 प्लस F23 इज इक्वल टू 0, यही तो है। तो इसका मतलब
यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स जीरो, यहाँ पे फोर्स जीरो। तो मतलब जितनी भी फोर्सेज है यहाँ पे, जितनी भी फोर्सेज है, जिसको हम लिख रहे हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, वो क्या है, जीरो है। सिंपल सा तरीका था यहाँ पे। क्या देखो, अच्छा एक मैं फोर्स लिखता हूँ, मैं एक फोर्स लिखता हूँ, कौन सी लिखता हूँ, F13 लिखता हूँ। तो F13 क्या होगा कि फर्स्ट वाला चार्ज कौन है, Q, सेकंड वाला चार्ज कौन है, माइनस का Q, बट फॉर्मूले में तो हम माइनस नहीं कंसीडर करते ना उसको, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। तो माइनस माइनस क्यू, क्यू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, के, इनके बीच का डिस्टेंस क्या सेम है, एल स्क्वायर। हो गया, हो गया या नहीं हो गया भाई, ठीक है। इसी तरह से उधर से लिखेंगे हम 3-1, तो वो भी सेम है। तो ये 3-1 भी बिल्कुल सेम है भैया, वेक्टर में नहीं लिख रहे इसको, बिना वेक्टर के लिख रहे हैं, ठीक है। वेक्टर में लिखोगे तो क्यूब आ जाएगा, साइड में आर कैप आर वेक्टर आ जाएगा, जिसको हम एल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक फोर्स जो आप लिखोगे वो सारी बराबर से और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि पहले F13 लिखिए, फिर F12 लिखिए, फिर F1 एंड F3 को, मतलब F13 एंड F2 को सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन के, मतलब F13 वेक्टर स्क्वायर प्लस F12 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा, इस तरह से। तो आपके पास ये F1 आ जाएगा, ठीक है, ये F1 आ जाएगा। और मतलब आप इतना बड़ा क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद भी आपका आंसर वही आएगा जो मैंने बता दिया, और जो आएगा वो आएगा जीरो, मतलब तीनों फोर्सेस जो आएंगे वो जीरो आएंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से जो है भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इंटरेस्ट बनाया जाए आपका। तो यहाँ पे देखिए आपको दो स्क्रीन दी हुई है, दो स्क्रीन मतलब दो इमेजेस दी हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें यहाँ पे क्या है, पहले नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर इस स्क्रीन को उल्टा किया जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। पहले में यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन में प्रोटॉन मूव कर रहा है जिसपे चार्ज है ई। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए कंप्यूट द टाइम फॉल फॉर ईच केस, कि यहाँ पे भी आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम ये लेगा गिरने में, और यहाँ पे भी ये टाइम निकालना है, कितना टाइम लेगा गिरने में। पहला केस लेते हैं। देखो जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो उस पे जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड ही लगेगी, उस पे जो फोर्स लगेगी भैया वो डाउनवर्ड लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे चलता है फील्ड, ठीक है। फील्ड तो भैया ऐसे ही चलता है ना, या कि किसी और तरीके से चलता है, ऐसे चलता है। और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, गिरेगा। टाइम कितना लेगा, अगर गिर रहा है तो इसका मतलब पहले इस पे फोर्स लग रही है कितनी, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहले F लिखते हैं, F होगा क्या, क्या होगा भाई F, ठीक है, E स्मॉल ई और कैपिटल ई, MEAE, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, स्मॉल ई कैपिटल E बाय ME, ऐसे लिख दिया। बट वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है हमसे, वो हमसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम को कैसे लिख सकते हैं भाई, इस तरह का जब केस आए कि जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, ठीक है, एक्सेलरेशन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, टाइम भी पूछ रहा है, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए ना, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो U स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी जीरो थी, बाद में चली ना, ठीक है, तो ये जीरो हुआ, तो बचा गया आपके पास S कितना बोल रहा है वो, चेक कर लेते हैं। इस S को हम H मान लेते हैं, यहाँ पे इसको H मान लेते हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो H, कितनी हाइट ये कवर कर रहा है। तो S हो गया कितना, H, बचा कौन यहाँ से 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम स्क्वायर। तो T निकालना है, तो T कैसे निकालेंगे, तो जाएगा 2H/AE, T का स्क्वायर। तो T स्क्वायर को अब अंडर रूट में बना देते हैं, मतलब T इज इक्वल टू अंडर रूट 2H/AE, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो T इज इक्वल टू 2H अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिख सकते हैं, ये रहा भाई फॉर्मूला लिखने का, ई स्मॉल ई कैपिटल ई, मास चला गया ऊपर। एक बार चेक करने दो, एक बार चेक करने दो कि ये सही है, ठीक है। इससे क्या होगा भैया,
हमें थोड़ा कंफर्म रहेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है। 2HMeE बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां से अब आपको टाइम निकालना, तो भैया आपको पता नहीं क्या इनके बीच का डिस्टेंस, देखो इन्होंने क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये h दिया हुआ आपको, भैया h गिवन है आपको कितना 1.5 सेंटीमीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता क्या, पता है भैया, हमें पता है। ई नहीं पता क्या, पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम पता है हमें, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल ई ये दिया हुआ है। तो भैया सारी चीजें आपको गिवन है तो नहीं निकाल सकते का टाइम, निकाल सकते हो। अब सर प्रोटॉन का कैसे निकालें, कि जब प्रोटॉन फॉल कर रहा है तो भाई प्रोटॉन एक पॉजिटिव है, उसमें भी डायरेक्शन जो फोर्स की होगी उसी डायरेक्शन में लगेगा नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगती है। तो सेम फॉर्मूला आएगा, बस यहाँ पे एम ई की जगह क्या आ जाएगा, एम ई की जगह क्या आ जाएगा 2HMP आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ई कैपिटल ई, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को आपको पुट करना है। मैं आंसर, चलो मैं क्या लिखूंगा, आपको पास बुक है तो उससे आप आंसर देख लीजिएगा, मैं आपकी सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ एक बहुत बढ़िया वाली, जिससे आपको क्या करना है कि पता लग रहा है कि कैसे करना है, ठीक है भाई। कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है भैया, पहले ये देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, हिंट में देता हूँ आपको। 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं Q1 एंड Q2, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये 10 - 8 कूलम और 10 - 8 कूलम का, मतलब एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, ठीक है। तो मतलब एक चार्ज आपके पास Q है जो कि है +-8 कूलम, और जो है Q2 वो है -10 - 8 कूलम, इस तरह से है, ठीक है। दोनों को रखा हुआ है इस तरह से, जैसा डायग्राम में दिया हो वैसा। तो ये आपसे पूछ रहा है फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। फील्ड एट पॉइंट ए ये रहा, फील्ड एट पॉइंट बी ये रहा, फील्ड एट पॉइंट सी, सी इज दिस, ये, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं फील्ड एट पॉइंट ए, फील्ड एट पॉइंट ए कैसे करेंगे, ध्यान दें, फील्ड एट पॉइंट ए को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इधर। ए पे अगर हमको निकालना है फील्ड, तो पॉजिटिव है Q1, ठीक है, तो पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलता है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ये रहा Q1 जो कि पॉजिटिव का है, और ये रहा A, और यहाँ पे रखा है कौन, नेगेटिव, ठीक है। Q2 है, तो इस पे जो फील्ड होगा ये ऐसे जा रहा होगा यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1A होगी, कि भाई ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 फर्स्ट चार्ज एट A, लिख दी। इसी तरह जो Q2 है वो क्या हो रहा होगा, उसका फील्ड भी तो ऐसे अंदर ही जा रहा है यहाँ से, तो इसी में से होके जा रहा है यहाँ से, तो वो है 2A, ऐसे लिख दिया हमने। तो मतलब जो ए पे फील्ड है, मतलब जो EA है, EA पे जो फील्ड है वो 1A + 2A है, तो हमें पहले 1A और 2A लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R² होता है। तो पहले अगर हमें 1A लिखना है, अगर हमें 1A लिखना है तो कैसे लिखेंगे, K लिख दिया, K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ लिख लेना। उसके बाद Q जिस चार्ज की वजह से, किस चार्ज की वजह से, प्लस का है, प्लस का 10 - 8 अपॉन R²। यहां से यहां तक A तक जाना है तो कितना डिस्टेंस है 0.05, 0.05 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 2A लिखते हैं, तो 2A कैसे लिखेंगे कि भाई अब यहां से यहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है, यहां तक, तो कितना, किसकी वजह से, इसकी वजह से ये, तो K 10 - 8 अपॉन कितना हो गया यहां से लेके यहां तक, कितना हो गया 1 मीटर, 0.1 मीटर का स्क्वायर। तो जोड़ दो दोनों को, जोड़ दो, EA वेक्टर कितना आया, तो ये आ गया आपके पास क्या, K की वैल्यू रख देना, या फिर कॉमन ले लो K को कॉमन लिया, अंदर रह गया 10 - 8 बाय 0.05 इसका स्क्वायर, प्लस, ठीक है, प्लस क्या, K 10 - 8 अपॉन 0.1 स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। K सॉरी बाहर आ जाएगा, इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेना, और इसका जो आंसर आएगा भैया वो आएगा आपके पास 7.2 इंटू 10 - 4 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आएगा आपके पास।
ठीक है, जिस तरह से हमने इसको किया है 0.05 को, ठीक है, जिस तरह से हमने इसको किया। अब दूसरा पार्ट देखिए, एट बी पूछ रहा है। अगर बी पे पूछे, अगर बी पे पूछे, अगर बी पे पूछे तो कैसे होगा? तो एक बार तो हम पहले इसकी वजह से निकालेंगे, इस पे फील्ड, एक बार तो हम इसकी वजह से इस पे फील्ड निकाल लेंगे बी तक, और एक बार इसकी वजह से यहां तक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, नेट रिजल्टेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो उससे आपका आ जाएगा एट पॉइंट बी। क्लियर है? क्लियर है ना भैया? चलिए, उसके बाद बात करते हैं एट पॉइंट सी की। एट पॉइंट सी की, तो एट पॉइंट सी आपने रिजल्टेंट देखा है ईसी है, तो कैसे कर सकते हैं ईसी वाले को? E1C का स्क्वायर प्लस E3C का स्क्वायर, सॉरी मैं देखता हूं 2C है ये, 2C का स्क्वायर प्लस 2 E1C टू E2C cos थीटा, इस तरह से तो आ जाएगा भाई, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये तरीका है आपका इन क्वेश्चंस को करने का। जिसको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना या इंस्टा पर मैसेज कर देना, फिर मैं सोचूंगा कि भाई फिर आपको और डीप में समझाने की जरूरत है मुझे, फिर मैं ये सोचूंगा, फिर मैं और डीप में आप अच्छे से जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल टेप दूंगा तो आप सिर्फ क्या करोगे, सिर्फ उसको आप नोट कर लोगे, बात खत्म करोगे। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 1.10, मतलब 10वां क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन है। टाइम क्या है भैया, ये टाइम देख लेते हैं एक बार, टाइम काफी हो गया वैसे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए भैया आपको दो चार्ज दिए हुए हैं, एक है -10 और एक है +10। क्या पूछ रहा है आपसे? आपने क्या एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं पढ़ा मुझसे? ये दोनों कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? ये दोनों +10 और -10 रखे हुए हैं 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर, मिली मतलब 10-3, ठीक है। अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो भाई यहाँ इन दोनों की वजह से, ये दोनों क्या हैं? एक डाइपोल नहीं है क्या? एक डाइपोल नहीं है क्या भैया? और डाइपोल किस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं? यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, वेट करिए, 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का। तो भैया ये केस कौन सा बन रहा है? ये एक्सियल का तो केस बन रहा है, एक्सियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है किस पे? एक्सियल पे। तो कैसे निकालते थे? 2kp/r³ से निकालते थे, 2kp/r³ से निकालते थे हम एक्सियल पे, ठीक है, जिसको हम कैसे लिखते थे? 2p/4πε0r³ लिखते थे। तो भैया यहाँ पे आपको सारी चीजें दे रखी हैं, ई एक्सियल क्या 2, p को कैसे लिखेंगे? p इज q इंटू 2a, डाइपोल मोमेंट तो q इंटू 2a अपॉन, सारा फॉर्मूला आपके पास है क्या? 4πε0r³। तो भैया 2q की वैल्यू कितनी है? मैग्नीट्यूड लेना है तो 10, माइक्रो बोला है तो -6 लिख देंगे, ठीक है, कूलम है ना। 2a, 2a इज द डाइपोल लेंथ, एंड डाइपोल लेंथ कितनी है यहाँ पे? ये रही, इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। 2a इज द डाइपोल लेंथ और वो कितनी है? 5 मिलीमीटर, तो 5 मिलीमीटर अपॉन 4πε0 जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ r का क्यूब, r कौन होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई इसको पहले क्या बना लो? मीटर बना लो। कितना बनेगा? 0.1 बनेगा, ठीक है, मीटर में। तो 0.15 मीटर का क्यूब कर देंगे, आंसर निकाल लेना, हो जाएगा। सारी हिंट दे दी है, ठीक है। एक्सेल का केस पूछ रहा था। दूसरे में क्या पूछ रहा है? और दूसरा पूछ रहा है, वेट करिए, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर ए। बी पार्ट में क्या पूछ रहा है? एट क्यू, इस क्यू पॉइंट पे पूछ रहा है। तो क्यू पॉइंट लाइक दैट इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल में क्या होता था? केपी होता था, नीचे r³ होता था। बस वहां जो 2 लगा रहे हो उसको मत लगाना, बाकी फॉर्मूले को लिख देना, तो वो आपका हो जाएगा 10वां सम, ठीक है। तो ये है इक्वेटोरियल का केस, और वो है हमारा किसका? एक्सियल का केस। हमेशा शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल के अंदर,
शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। और शॉर्ट डाइपोल में हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कंपोनेंट्स दिए हुए हैं EX, EY, EZ पे। तो देखो EX पे दिया हुआ है आपके पास AX1/2, EY दिया हुआ है 0, EZ दिया हुआ है 0, ठीक है। तो मतलब आपका X एक्सिस में, चाहे वो आपका पॉजिटिव हो चाहे आपका नेगेटिव हो, वहां पे फील्ड है। मतलब एक यहाँ पे बोल सकते हो आप और एक यहाँ पे बोल सकते हो आप, इधर इस तरह से, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अल्फा भी दिया हुआ है, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं 800 न्यूटन कूलम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। पहला पार्ट करते हैं, कैलकुलेट करना है क्या, फ्लक्स। फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट डी एस, मतलब ई डी एस कोस थीटा। तो पहले आपको E निकालना है, ठीक है। पहले आपको क्या निकालना है, E। तो दो फेस दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस और एक्स का नेगेटिव यहाँ पे हो सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले देखो यहां से यहां तक ये ए दिया हुआ है, ये पोर्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब यहां से यहां ए है पहले फेस तक, जिसको हम बोल रहे हैं EL फेस, लेफ्ट फेस, इसको बोल रहे हैं हम राइट फेस, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट प्लेस। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, ये रहा। तो कितना AX1/2, एक्स इज दैट, यहां से लेके यहीं तक तो है एक्स, तो वो कितना ए दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे हम ए, और एक्स की वैल्यू हुई A1/2। और ये भैया ए नहीं है, ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये अल्फा दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो अब अल्फा कितना दिया हुआ है, ये रहा 800 न्यूटन कूलम, इसको बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास पहला आ गया कि EL लेफ्ट फेस पे आ गया अल्फा A1/2। राइट फेस के लिए लिखते हैं, राइट फेस के लिए, राइट फेस ये रहा, ये राइट फेस है। तो कैसे लिखें, वही अल्फा ए इज मतलब एक्स इज द डिस्टेंस, तो यहां से लेके यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां तक ए है तो इससे आगे भी ए, तो 2a हुआ, तो मतलब यहाँ 2a लिख दिया और उसके पास 1/2। तो ई राइट फेस अल्फा 2 इंटू ए, हाँ ए ही लिखना था तो ये लिख दिया A1/2, क्योंकि हम पहले एक्स लिख रहे थे, अब ए लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। चलिए तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट का फ्लक्स लिख लेते हैं। तो लेफ्ट का फ्लक्स कैसे लिखेंगे, EL ds cos थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ना। तो EL कितना है AX1/2, ds एरिया लिखना है, इसका इसका एरिया लिखना है। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे हम, साइड A है तो A स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे cos 180, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको अल्फा लिखो, इसको अल्फा लिखो, इसको A1/2 लिखो। दोबारा लिखते हैं भैया, इसको दोबारा लिखते हैं कि लेफ्ट साइड का फ्लक्स हो गया अल्फा कितना A1/2, ds कितना हुआ, a का स्क्वायर हो गया, ds कितना, या फिर ये बोलो ये 0.1 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे 0.1 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है। और cos थीटा कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फेस ऐसे, तो 180, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट का, क्लियर है। राइट का लिखते हैं फ्लक्स, राइट में कितना फ्लक्स जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा राइट के लिए, तो अल्फा 2A1/2, ठीक है। अब कितना है, यहां से लेके यहां तक और यहां तक, ये कितना था 2A, मतलब 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया लेफ्ट, ये आ गया राइट, तो आप निकाल सकते हो इजिली, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूं आपको, और जो आंसर आएगा भैया वेट करिए, आई थिंक लगभग 0 ही आना चाहिए, लगभग। जीरो तो नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास, जब आप अल्फा निकालोगे तो आएगा टोटल जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा वो आएगा अल्फा A5/2, और ब्रैकेट में है √2 - 1, इसको पुट कर लेना अल्फा की वैल्यू को, ठीक है, ए को पुट कर लेना, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो ये था भाई आपके पास फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे
द चार्ज विद इन द क्यूब, चार्ज विद इन द क्यूब, ये तो आसान है। गॉस लॉ क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्यू कैसे निकालेंगे, फाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से जो फ्लक्स आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 10⁻12 होती है, मल्टीप्लाई करना, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक इतने सम होने के बाद ये वाला सम आप खुद कर सकते हो, आई थिंक। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, डायग्राम किस तरह से है ये, मैं आपको डायग्राम दे देता हूं, क्योंकि इन्होंने फिगर की बात की है या नहीं, हाँ फिगर की बात की हुई है, मैं डायग्राम बनाना भूल गया था, ये फिगर बना देता हूँ यहाँ पे। और डायग्राम इस तरह से दिया उन्होंने कि ये रहा आपके पास इस तरह से, ये शेप सिलेंड्रिकल शेप है, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से फील्ड ऐसे जा रहा है ई एक्स पर, जो कि आई कैप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास दूसरा जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, -x बोल सकते हो जिसको हम। ठीक है, ये पोर्शन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पोर्शन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये एक एरिया आप कंसीडर करोगे। ठीक है, ऐसे ही। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और मतलब यहाँ पे -10, ये +10। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो। वही करना है कि ये लेफ्ट फेस के लिए, ये राइट फेस के लिए, इस तरह से आपको करना है सारा। ठीक है, ये आप कर सकते हो इजिली, क्योंकि जो पहले मैंने करवा दिया वो वैसे है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम रही तो पहले हम इसकी बात करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन, इसको आपने खुद से ट्राई करना है, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने सोल्ड एग्जांपल करने थे वो कर लिए हैं। इसी तरह से हम डेली एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड करेंगे। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर हो गए हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई है, तो इसलिए बचते थे एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल, तो उन्हें मैंने करवा दिया। कल करेंगे सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप कर लेना अपने होमवर्क के तौर पर। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए, क्योंकि कलर हैंड रिटन नोट सब वहीं पे मिलेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल नए जोश के साथ। थैंक यू।